Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12 और अभी हम 10th क्लास के चैप्टर 2 पर पहुंच गए हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था नेशनलिज्म का राइज कैसे होता है यूरोप में, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपने ही देश के बारे में, इंडिया में, कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया। अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो कैसे कैसे आया, क्या प्रोसेस रहा, किस तरह की मूवमेंट्स हुई, कौन कौन लीडर्स उसमें रहे जिन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया और उनको उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने काम किया। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, जैसे हमने पढ़ा नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, कि वहां पर राष्ट्र राज्य बन गए, जैसे आपका जर्मनी बना, जैसे आपका इटली का यूनिफिकेशन हुआ, तो इस तरह के वहां पर जो है बनते चले गए नेशन स्टेट्स। लेकिन भारत में ये किस तरह से हुआ, भारत में किस तरह से हुआ? अब वहां पर क्या है, अब जैसे कि नेशनलिज्म आया तो लोगों ने अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को एक नई दिशा देनी शुरू कर दी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन है। नए सिंबल्स, नए आइकन्स, नए सॉन्ग्स, नए आइडियाज जो है लिंक के साथ स्थापित हुए और अपनी जो कम्युनिटीज की जो बाउंड्रीज थी वो लोगों ने दोबारा उस चीज को देखा, दोबारा जो है परिभाषित की गई, उनको रीडिफाइन किया गया। ठीक है। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर हम बात करें बहुत सारी कंट्रीज में एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू हुआ था, लेकिन ये भारत में कैसे इमर्ज हुआ, ये भारत में कैसे हुआ, वो हम आज पढ़ेंगे। In India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. कहाँ से शुरू होता है कि जब भारत के लोगों को लगता है कि अब जो है हमें एंटी कॉलोनियल बनना है, कि अब हमें किसी कॉलोनी में नहीं रहना है, हमें ब्रिटिशर से आजाद होना है। तो बात सारी थी फ्रीडम की, बात सारी थी फ्रीडम की, कि अब हमें फ्रीडम चाहिए, अब हमें फ्रीडम चाहिए, अब हमें फ्रीडम की आवश्यकता है। उसी से बात होती है। उसके बाद पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल, और उसी स्ट्रगल में लोगों को यूनिटी के बारे में समझ आया कि अब वो यूनाइटेड रहेंगे तभी वो लड़ पाएंगे। और फिर द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अब सबको एक ही दुख था कि सब के सब क्या थे, ब्रिटिश के अंडर काम करे, तो सारे ग्रुप्स को क्या लगा कि अब उन्हें इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। उनका दुख एक ही था, हर कोई ब्रिटिशर से परेशान था। तो इस वजह से वहां के लोगों को कब लगने लगा कि अब इनको बाहर निकाल के फेंकना है, तो इस वजह से वो साथ में आए। उसके बाद द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, और कांग्रेस ने महात्मा गांधी के अंडर इसका काम किया कि इन सारे अलग अलग ग्रुप्स को एक जगह पर लेकर आए, एक मोटिव के साथ कि अब हमें देश को आजाद कराना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म के बारे में, वो हम पढ़ेंगे 1920 के आसपास का, और हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, civil disobedience movement, and then we will explore how the Congress sought to develop the national movement and how different social group, कि कैसे कांग्रेस ने जो है इन सब चीजों को डेवलप किया और कैसे अलग अलग जो ग्रुप्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और कैसे नेशनलिज्म जो है कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन से मूवमेंट पढ़ेंगे हम? नॉन कोऑपरेशन, पहले तो नॉन कोऑपरेशन ही पढ़ेंगे आज हम, जो आपका था असहयोग आंदोलन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं कि क्या क्या हो रहा था वहां पर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating नए social groups आ रहे थे, developing new modes of struggle. How do we understand these developments and what implications did they have? कैसे अब वहां पर सब हुआ? अब देखो, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अगर हम शुरू करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ था, एक
नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई थी। अब लोगों को क्या हो गया था, इंक्रीज करना पड़ रहा था डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस में जो अपना खर्चा है वो एक्सपेंड करना पड़ रहा था। वो कहाँ से आ रहा था, फोन फाइनेंस कहाँ से हो रहा था, वो कि लोन, वो लोन से, टैक्सेस से, टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, कस्टम ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई थी, और इनकम टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आयकर, आयकर को जो है अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो ये सब चीजें कहाँ से हो रही थी, अब जब वॉर में खर्चा हो रहा है, युद्ध में खर्चा हो रहा है, तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, या आपका जो है इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, कि कैसे भी करके इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को देखा जा सके। ठीक है, थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, और 1913 और 1918 की बात करें तो उसमें जो है मूल्य जो है वो दोगुने हो गए थे, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब लोगों के लिए, जो लोग नॉर्मल लोग वहां रहते थे, कॉमन लोग जो वहां पर रहते थे, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल भरा वक्त ये था। Villages were called upon to supply soldiers, forced recruitment in rural areas caused widespread anger। और अब क्या हो रहा था कि forced recruitment, कि वहां पर क्या हो रहा था, गांव के लोगों को जबरदस्ती जबरदस्ती जो है आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा था इस युद्ध के लिए। तो इसलिए लोगों में क्या था, गुस्सा भरा पड़ा था। उसके बाद एक तो वैसे ही गुस्सा है, उसके बाद 1918 19 और अगर 20 21 की हम बात करें तो क्रॉप फेल हो गई, वो बैड हार्वेस्ट मान लीजिए, या सूखा पड़ा, क्या हुआ, तो वो क्या हो गया, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई वहां पर, कि जो है बैड हार्वेस्ट के कारण, क्रॉप फेलियर के कारण वहां पर और ज्यादा फसल खराब हो गई। पहले से शॉर्टेज थी तो अब और ज्यादा शॉर्टेज हो गई, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड दिस वाज अकम्पेनिड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और फ्लू और आ गया वहां पर, फ्लू महामारी जो है वो और आ गई वहां पर। तो अब लोग वैसे मरने लग गए। अकॉर्डिंग टू द census of 1921, 12 से 13 मिलियन पीपल perished as a result of famines and this epidemic। इस महामारी से और इस दुर्भिक्ष के कारण जो है आपके 12 से 13 मिलियन लोग जो है वो मर गए। People hoped that their hardship would end after the war, but this did not happen। उन्हें लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अभी जैसे ही ये वॉर खत्म हो जाएगा, जो हार्डशिप है तो जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल लाइफ आ जाएगी वापस से। पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, नॉर्मल लाइफ वापस नहीं आई। क्यों, फिर वहां पर और क्या होने लगा, और दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो अब फिर क्या होता है इस टाइम पर, 1919 और 20 की अगर हम बात करें, एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड, एक नया नेता उभर कर आया, और कौन, एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और उसने स्ट्रगल का और अपने लिए लड़ने का एक अलग ही जो है मोड जो है वो दे दिया। तो वो जो लीडर था, जो लीडर का नाम अब हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो उस टाइम पर महात्मा गांधी जो है आते हैं इंडिया में वापस, और वो कहां से वापस आते हैं, महात्मा गांधी रिटर्न टू द इंडिया इन 1915। वो वापस आए, कहां से वापस आए, वो आए साउथ अफ्रीका से, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर रेशियल जो है लोगों पर अटैक होते थे, काले गोरे का ज्यादा भेदभाव था। तो वो जो है वहां पर सक्सेसफुली जो है इस चीज के खिलाफ लड़कर आए थे। तो उनको लगा था कि जो नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस, अगर हम नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाएं, और अगर हम सच का रास्ता अपनाएं, ट्रूथ का रास्ता अपनाएं, तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें हिंसा की जरूरत ही नहीं है, हिंसा की जरूरत ही नहीं है, अहिंसा से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। तो महात्मा गांधी का जो फोकस था वो नॉन वायलेंस पे था, सच पे था। तो अब वो साउथ अफ्रीका में जो उनका जो चला उनका सत्याग्रह, वो जो है बिल्कुल सही हो गया। तो अब क्या हुआ, अब उनको लगा कि भारत के लिए भी ऐसी ही कुछ जरूरत है। तो उसमें उनका जो आइडिया था सत्याग्रह का, वो किस तरह का था वो देख लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि सच emphasize the power of truth and the need to search for truth, कि सत्य की खोज और उसकी पावर पर हमें emphasize करना चाहिए। It suggested that, और वो क्या कहते थे कि अगर आपका कारण सच्चा है, जिस चीज के लिए अगर आप लड़ रहे हो, अगर आपका कारण सच्चा है, और अगर आपका स्ट्रगल है, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो वो इनजस्टिस के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो उत्पीड़क के सामने अगर हमें लड़ना है तो उसके लिए हमें कोई भी हिंसा करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा
जो एम है वो सच्चा है और इनजस्टिस के खिलाफ है, विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, कि बिना हमें लड़े, बिना एग्रेसिव नेचर के हमें जो है सत्याग्रही जो है वो अपनी बैटल जीत सकता है, सत्याग्रह अपनी बैटल जीत सकता है। कि हमें ना ही तो किसी को हमें प्रतिशोध की आवश्यकता है, ना ही तो हमें प्रतिशोध की आवश्यकता है, ना ही हमें गुस्सा करना है। हम तो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भी ये युद्ध जो है, ये बैटल जो है जीत सकते हैं। ये कैसे? हम लोगों की चेतना पर काम करेंगे, हम अपील करेंगे कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। कैसे? पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ, कि वो है उनको सच देखना पड़ेगा, उनको सच देखने के लिए प्रेरित करेंगे हम, ना कि फोर्सफुली उनको हम सच दिखाएंगे। हम उनको प्रेरित करेंगे कि सच देखो, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। कि हम हिंसा करके उनको सच नहीं दिखाएंगे, हम उनको प्रेरित करेंगे कि उन्हें खुद सच दिखे कि वो कितना गलत कर रहे हैं। उनका मानना ये था और यही मोटिव होता था आपका सत्याग्रह का। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. तो उनको लगता था इससे ही सत्य की जो है अंततः विजय होती है। एंड महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और उनको लगता था कि जो इसी धर्म से जो है अहिंसा, जो है अहिंसा परमो धर्म भी बोलते थे वो, तो इसी धर्म से जो है जो इंडियंस है, भारतीय है, वो इकट्ठा हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं। तो ये उनका आइडिया था। किस चीज का? सत्याग्रह का आइडिया था। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट। तो उन्होंने कहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाई? आते ही 1970 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जो है वो लड़े, वो जाकर लड़े। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो गया था, वहां के लोग जो है, जो किसान थे, पीजेंट्स थे, वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, लगान जो है वहां पर नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब जो ये आप राजस्व जो है कलेक्शन करते हो, लगान जो लेते हो, इसकी वसूली पर जो है थोड़ी सी ढील हमें दे दी जाए। क्योंकि जब क्रॉप फेलियर हो रही है तो ना ही तो उनके पास पैसे हैं देने के लिए, ना ही उनके पास लगान है देने के लिए, और ऊपर से वहां पर प्लेग फैल गया, प्लेग महामारी फैल गई। तो अब लोग जो है वो परेशान हो गए। तो उन्होंने जो है महात्मा गांधी को जो है बुलाया। महात्मा गांधी ने वहां पर विजिट किया 1917 में, और वहां पर उन्होंने सत्याग्रह की बात की। खेड़ा सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद 1918 में वो अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे, कॉटन मिल वर्कर्स, तो आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ के जो वर्कर्स थे वो कौन से वर्कर्स थे। जैसे अहमदाबाद में वो कॉटन मिल, जो कॉटन के जो मिल वर्कर्स होते थे, उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। और जब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो यहाँ आप बात करोगे कि वहां पर वो लोग जो है, प्लेग फैला हुआ था, क्रॉप फेलियर हो रही थी, और इसीलिए वो लोग वहां पर रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, और इस वजह से उन्होंने वहां पर सत्याग्रह किया था। तो आपको डेट और जगह, डेट और प्लेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसके बाद रीजन, डेट, प्लेस, रीजन, तीनों के तीनों याद होने चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा खेड़ा के बारे में, और फिर हमने पढ़ा अहमदाबाद के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे हम रेवेन्यू वाली, यहाँ पर बात करेंगे हम कॉटन मिल वर्कर्स के बारे में, कॉटन मिल वर्कर्स के बारे में। यहाँ पर आप 1917 और यहाँ पर 1918। तो इस तरह आपको डेट, टाइम, प्लेस सब कुछ याद होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं द रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट हम पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट क्या कर रहा था और उसकी वजह से फिर कितनी हिंसा हुई और कैसे कैसे फिर जो है आंदोलन आगे बढ़ा। Emboldened with his success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nation-wide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. उन्होंने अब गांधी जी को क्या लगा कि अब ठीक है, अब सत्याग्रह कर रहे हैं, बैठ रहे हैं अच्छे से, शांति से, हमें सक्सेस मिल रही है, तो अब हमें इसको एक बहुत बड़े स्तर पर उतारना चाहिए। और जो रॉलेट एक्ट आया था, जो आपका पास हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू, क्योंकि उसमें जो है इंडियन जो लोग थे, उन्होंने, जो इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने कहा था ये पास नहीं होना चाहिए, अपोज किया था, लेकिन फिर भी वो पास कर दिया गया।
फिर वो पास कर दिया गया। तो अब उसमें क्या था कि जैसे कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2-2 साल तक जेल में रख सकते हो, उसमें कोई जमानत आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगर होती है तो वो सारी चीजें उन पर बैन लग जाएगा। तो उसका जो है विरोध किया इंडियन मेंबर्स ने, लेकिन फिर भी वो पास हो गया। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने कहा कि अब मैं सत्याग्रह करूंगा पूरे बड़े स्तर पर, और उसी से जो है हड़ताल जो है स्टार्ट हो गई 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल 1919 की बात हो रही है। रिलीज बनाई गई, वर्कर्स को जो है स्ट्राइक पर भेजा गया, रेलवे वर्कशॉप में और जो शॉप्स है, दुकानें हैं, वो बंद की जाने लगी। जब लोगों को इस तरह से देखा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उन्हें लगा कि अब इनको हमें जो है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। और ब्रिटिशर्स को लगा कि अब ये इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम इनको दबाएंगे। क्या किया फिर उन्होंने, लोकल लीडर्स को जो है उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया अमृतसर से। महात्मा गांधी को जो है दिल्ली में एंटर होने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और 10 अप्रैल को पुलिस ने जो है अमृतसर में जो है गोलीबारी शुरू कर दी, और बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस पर, रेलवेज पर, सब जगह जहां पर भी लोग इकट्ठा होते थे गोलीबारी शुरू हो जाती थी। मार्शल लॉ जो है वो लग गया, और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। जनरल डायर ने, इनका नाम बहुत आता है, जनरल डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो भी हम पढ़ेंगे। तो वो जो है जनरल डायर ने कमान संभाल ली, और फिर वहां पर जो है अब गोलीबारी जो है चलने लगी लोगों के ऊपर, जहां पर भी उनको दिखता था कि अब कुछ लोग बैठे हैं जहां पर भी, और वहीं पर वो जो है गोली जो है शुरू कर देते थे। तो अब क्या होता है, ये 10 अप्रैल को उन्होंने स्टार्ट किया। अब 13 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला था जलियांवाला बाग में। बैसाखी का मेला था तो गांव से जो है लोग आए थे, और उनको कोई आइडिया नहीं था कि मार्शल लॉ जो है वो लग चुका है। और जो जलियांवाला बाग था उसमें क्या था कि वो एनक्लोज्ड ग्राउंड वहां पर जो था, उसमें चारों तरफ से रास्ते बंद होते थे कि अगर रास्ता एक बंद कर दिया जाए, मतलब बंद कर दिया जाए उसको, तो फिर उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो वो बेचारे विलेजर्स जो वहां पर आए थे वो अनअवेयर थे इस चीज के खिलाफ, अनअवेयर थे। और कुछ वहां पर जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे कुछ लोग, इसके खिलाफ कि जो नए नए रूल्स निकल रहे हैं, रोलेट एक्ट निकल रहा है, फिर लोगों को मार रहे हैं। तो जो है डायर वहां पर आ गया, डायर वहां पर आ गया, उसने चारों रास्तों को बंद करा दिया, चारों रास्तों को बंद करा दिया, और फिर उसने ओपन फायर वहां पर करा दी, और उससे कितने लोग मरे, सैकड़ों लोग वहां पर मर गए। एंड हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, कि हमें तो एक नैतिक प्रभाव वहां पर लेकर आना था, कि हमने तो ये मॉरल इफेक्ट की, जो लोग हैं सत्याग्रह है उन लोगों को ठीक करने के लिए हमने काम किया है, लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए हमने ये फायर की है। जनरल डायर ने ये बात बोली, और इसमें सैकड़ों लोग जो है निर्दोष थे, जिनको कुछ पता भी नहीं था, वो मारे गए, वो सब मारे गए। और आज भी जब आप लोग जाते हैं वहां पर घूमने के लिए जलियांवाला बाग में, तो आपको साफ साफ दिखता है उन गोलियों के निशान वहां पर आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस टाइम पर उन्होंने कितनी निर्ममता से उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और उनको मार दिया गया। टू क्रिएट माइंड्स ऑफ सत्याग्रह अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड, तो यही कि उन्होंने जो सत्याग्रह थे उन लोगों के लिए, उन लोगों को डराने के लिए ये सब किया था, कि हमने नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए किया है। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, और जैसे ही लोगों को पता चला भीड़ वहां पर इकट्ठा होनी शुरू हो गई, स्ट्राइक होना शुरू हो गई, अटैक होना शुरू हो गए। तो फिर जो गवर्नमेंट थी वो और बुरी तरह से उनको, जैसे ही वो वहां से करते थे तो गवर्नमेंट और ज्यादा उन पर गोलीबारी, उनको मारती थी, बुरा हाल करती थी, क्या क्या करती थी। देखो, सत्याग्रही जब पकड़ लिए जाते थे उनको रब करना पड़ता था, अपनी नोज को नाक रगड़नी पड़ती थी, उनको ग्राउंड पर घुटने टेक कर रोल करना पड़ता था, रेंगना पड़ता था, एंड डू सलाम, सैल्यूट टू ऑल साहिब्स, और जितने भी पुलिस वाले वहां पर होते थे उन सबको सैल्यूट करना पड़ता था। पीपल वर फ्लॉग्ड इन विलेजेस, जैसे कि अराउंड गुजरातवाला की बात इसमें हो रही है, पंजाब में जो पाकिस्तान में है, वर बॉम्ब, और वहां पर जो है बॉम्ब भी किए जा रहे थे विलेजेस। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ मूवमेंट, और अब महात्मा गांधी को क्या लगा, रहेगी तो क्या हो गया, हम तो सत्याग्रह करने वाले थे, हम तो शांति से बैठने वाले थे, तो हो गया सत्यानाश। तो फिर जब गांधी जी को लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, तो उन्होंने जो है अपना जो सत्याग्रह जो था
सत्याग्रह जो था ये, इन्होंने जो है अपना मूवमेंट वापस ले लिया और ये अपने अभी घर जाकर बैठ गए। ठीक है, तो अब वहां पर मूवमेंट को वापस ले लिया गया। अब क्या होता है, While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to the cities and towns. कि जैसे कि ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ था, जिसको रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, कि वैसे तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, लेकिन फिर भी जो है ये शहरों में, बड़े शहरों में, टाउन्स में ही ज्यादा फैला हुआ था। अभी जो गांधी जी चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें हर एक स्तर पर काम करना पड़ेगा, गांव पर भी, आपस में भी, और उसके लिए उन्होंने एक सबसे अच्छा रास्ता जो है वो सुझाया था, वो था हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करने का। हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करने का, कि जैसे ही हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे आकर लड़ेंगे इसके खिलाफ तो ही कुछ हो सकता है। और इसलिए फिर उन्होंने वहां पर खिलाफत का जो है मुद्दा जो है वो उठाया। वो क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन तुर्की था वो आपका जो है हार गया था। तो वहां पर लोगों ने फैला दिया, रूमर्स क्या फैले कि अब उनको एक हार्श पीस ट्रीटी की एक शांति संधि पर, सख्त शांति संधि पर जो है जबरदस्ती अब उनको साइन करने पड़ेंगे और उनको जो है पावर्स जो है उनसे छीन ली जाएंगी। तो अब लोगों ने वहां पर उन सब चीजों को करने के लिए खिलाफत कमेटी बना दी बॉम्बे में मार्च 1919 में। और ये किसने स्टार्ट की थी, दो अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली। अब महात्मा गांधी ने इनसे बात की और अपनी इन सब चीजों के मास एक्शन के खिलाफ उन्होंने बात की कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं। तो इससे उन्हें लगा कि एक जो है भारत भी एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। और कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। और यहाँ से फिर असहयोग आंदोलन उसने शुरू किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ से शुरू होता है, जिसमें आपके हिंदू भी पार्टिसिपेशन लेंगे और मुस्लिम भी पार्टिसिपेशन लेंगे। और ये किस किस के लिए होगा, कि ये खिलाफत मूवमेंट के लिए भी है, और ये आपका स्वराज, कि हमें अब अपना स्वराज चाहिए, उसके लिए भी है। तो अब यहां से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो है शुरुआत हुई। व्हाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन ही क्यों, मतलब कि असहयोग ही क्यों? ये इसका जो जवाब है इसी में छिपा हुआ है, असहयोग में ही छिपा हुआ है। वो क्या है, महात्मा गांधी ने अपनी बुक लिखी है हिंद स्वराज, और उसमें उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश रूल है जो भारत में स्थापित हुआ है, वो जो है सहयोग से हुआ है, कोऑपरेशन ऑफ इंडिया से ही स्थापित हुआ है वो। तो अब अगर हम उसको सहयोग करना वापस बंद कर दे, असहयोग करना शुरू कर दे, उनसे अपना कोऑपरेशन जो है ले और उनको नॉन कोऑपरेट, मतलब उनको कोऑपरेट करना, मतलब करना बंद कर दे, तो जो है ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। कि एक ही साल के अंदर जो है ब्रिटिश राज जो है वो खत्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। अब ये कैसे मूवमेंट बना, ये तो हम समझ गए कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको क्यों कहा, लेकिन अब कैसे ये मूवमेंट बनता चला गया। गांधी जी ने इसको बहुत अलग अलग स्टेजेस पर जो है बताया, बात की कैसे। सबसे पहले कि जितने भी टाइटल गवर्नमेंट ने दिए हैं वो सब छोड़ दो, बॉयकॉट कर दो सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। बॉयकॉट करना शुरू कर दिया कि अब हमें इन सब चीजों को बॉयकॉट करना है। रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल, कि हम अब उनके किसी भी चीज को हम नहीं रखेंगे, उनके बनाए कपड़े नहीं पहनेंगे, उनके बनाए टाइटल्स को नहीं अपने पास रखेंगे, उनके दफ्तरों में काम नहीं करेंगे। तो ये सब करना शुरू हो गया। और जो है 1920 की समर में जो है महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे देश भर में घूमना शुरू किया और इसके लिए जो है सपोर्ट जो है जुटाना शुरू किया। अब लोगों को भी इस चीज से समझ आया, तो उन्हें भी लगा कि हाँ भाई ठीक है, अब हमें करना चाहिए। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals, and they were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920। वहां पर जो है काउंसिल इलेक्शन होने थे। अब वहां जो कांग्रेस के अंदर के लोग थे, अब वो थोड़े इस चीज को लेके थे कि भाई पता नहीं हम करें ना करें, क्योंकि क्या पता इससे भी वायलेंस जो है भड़क जाए, हिंसा आ जाए। तो जो है टसल एक जो है कांग्रेस के अंदर चला हुआ था। लेकिन फाइनली कांग्रेस का एक सेशन होता है नागपुर में। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर 1920
compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. और फाइनली 1920 में कहा, कौन से सेशन में? नागपुर सेशन में। नागपुर सेशन में जो है कांग्रेस के नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है हरी झंडी दिखा दी उन्होंने। ठीक है कि हाँ भाई ठीक है, हम करेंगे अब इस चीज को जैसे भी। अब ये कैसे होती है, कैसे अब जो है आगे बढ़ेगी मूवमेंट, वो देखिए। डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, अलग अलग धाराएं कैसे एक ही मूवमेंट में, एक आंदोलन में कैसे अलग अलग धाराएं थी वो देखो। अब जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जिसका पूरा नाम है, वो जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गई। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, और सब जो है अपने उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग ही एस्पिरेशन था, या कह लो कि एक स्वराज की जो बात कर रहे थे। हर इंसान के लिए, हर ग्रुप के लिए स्वराज की डेफिनेशन अलग थी। द मूवमेंट इन द टाउन्स, अगर हम टाउन्स की बात करें तो मिडिल क्लास लोगों ने इसमें स्टार्ट करना शुरू किया। जो लोग वहां पर बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया वहां पर? स्टूडेंट्स ने जो है लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स छोड़ दिए। हेडमास्टर टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने उनकी जो लीगल प्रैक्टिसेस थी, जो कोर्ट्स में होती थी, सरकारी कोर्ट्स होते थे उनमें होती थी, वो बना कर दिया। द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस, और जो है ज्यादातर प्रोविंसेस में जो है काउंसिल जो इलेक्शन होने थे उनको जो है बॉयकॉट कर दिया गया, एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास में नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मद्रास में थी जस्टिस पार्टी। मद्रास की अगर हम बात करें, वहां पर थी जस्टिस पार्टी, और जो थी किसकी? नॉन ब्राह्मण्स की। नॉन ब्राह्मण्स। तो उनको क्या लगता था कि अगर हम इसमें हम जीत गए, हमें थोड़ी बहुत पावर मिलेगी, जो कि वहां पर सिर्फ ब्राह्मण्स को ही उसका एक्सेस है, तो हमें वो भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो इलेक्शंस थे उससे उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था यही एक रास्ता है थोड़ी सी पावर पाने का। The effects of non-cooperation on the economic front was more dramatic. जैसे कि अगर हम इकोनॉमी की उसमें बात करें तो और ज्यादा बुरा हाल हो गया वहां पर। कैसे? फॉरेन गुड्स अब वहां पर बॉयकॉट कर दिए गए, शराब की जो दुकानें थी वो भी बंद हो गई, और जो फॉरेन क्लोथ थे वो जला दिए गए। इम्पोर्ट जो है वो अब आधा हो गया 1921 और 22 में, और इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आ गई आप देखिएगा, 102 करोड़ से 57 करोड़ पर पहुंच गए। तो कितना बुरा, इकोनॉमी भी तहस नहस हो रही थी इस मूवमेंट से। तो अब यहाँ पर लोगों में जो है समझ में आने लगा। अब लोगों ने हिंदुस्तानी कपड़े पहनने शुरू कर दिए, और जो वहाँ के जो इंडियन टेक्सटाइल वर्कर्स थे या मिल्स थे, जो भारत के कपड़ा जो उद्योग थे, मिल्स थे और हैंडलूम्स जो थे, वो जो है अब उनमें थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ने लगा, क्योंकि लोग अब क्या करने लगे, अब इंडियन जो क्लोथ्स है उनको ही पहनने लगे। तो इस तरह से ये चीजें होनी स्टार्ट हुई। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें कम होने लगी। क्यों? क्योंकि जो भारत में लोग पहनते थे वो क्या था? खादी। अब खादी की जो स्वदेश निर्मित बात हो रही थी, तो अब वहां पर खादी जो था वो जो था एक्सपेंसिव था। अब खादी एक्सपेंसिव था तो पुअर लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे इसको। अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो बेचारों के पास अब फिर से मील क्लोथ पहनने के अलावा कुछ नहीं बचा। और जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, चाहे कोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हो, वो किसकी थी? वो ब्रिटिशर्स की थी। अब वो ब्रिटिशर्स की थी तो जो लोग छोड़ के बैठे थे वो कहाँ जाए? कौन से स्कूल में जाए? कहाँ कौन से कोर्स में जाए? तो अब उनको मजबूरी में फिर से वापस वहीं जाना पड़ा। लॉयर्स को भी वहीं जाना पड़ा और बच्चों को भी वहीं जाना पड़ा। तो इस तरह से फिर ये धीरे धीरे कम होती चली गई। ये बात की है हमने टाउन्स में कि ये ऐसा हो रहा था वहां पर। अब अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों में किस तरह का विद्रोह था, ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें हम, रेबेलियन इन द कंट्री साइड, तो वो देखो। From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside and it drew into its fold the struggle of peasants and tribals. अब वहां पर एक अलग तरह का था। कैसे? In Awadh, peasants were led by बाबा रामचंद्र। अवध में जो है बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, जो पहले एक इंडेंचर्ड लेबरर की तरह फिजी भी हुए थे। अब इंडेंचर्ड लेबरर से क्या मतलब है कि लोगों को यहाँ से ले जाया जाता था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो ले जाती थी और वहां पर काम कराती थी, तो उनको बोला जाता था, तो उनको एक परमिट वगैरह बना था, तो फिर वहां पर उन लोगों को इंडेंचर्ड लेबरर जो है कहा जाता था।
तो उन लोगों ने क्या किया, तालुकदार लैंडलॉर्ड्स जो उनसे जो है रेंट भी मांगते थे और भी बहुत सारे काम कराते थे। बेगार वाला जो सिस्टम था वो चला हुआ था कि वो काम कराते थे, उनको काम करना पड़ता था खेतों में, लेकिन उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था। तो इसलिए अब इन सब चीजों के खिलाफ वहां पर जो है मूवमेंट चल रही थी, और मूवमेंट को लेड कौन कर रहे थे, बाबा रामचंद्र। ओके, उसके बाद एस्टीरेंट्स, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, जो पट्टेदार थे उनके पास उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, अलग थलग उनको फेंक दिया जाता था कि वो कब्जा ना कर ले। तो इस तरह से वहां पर हो रही थी। तो लोगों ने अब वहां पर क्या कहना शुरू किया कि रिडक्शन करो रेवेन्यू में, अब हम लगान भी कम देंगे, अब हम ये फ्री की नौकरी भी नहीं करेंगे, फ्री की जो हम काम कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। और जो है ये लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ वो पूरे भड़के हुए थे। कई जगह पर नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन, कि अब ये भी सेवा आपको प्रदान नहीं की जाएगी। जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वॉशरमैन हो गए, बार्बर्स हो गए, वो तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। तो 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहुंचे वहां पर, अवध के विलेजेस में उन्होंने बात की, उनकी जो तकलीफें थी उनको समझने की कोशिश की। और बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा was set up by and headed by जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। उन्होंने अब अवध किसान सभा बना दी 19 अक्टूबर तक 1920 में। Within a month, over 300 branches had been set up in the village around the region. 300, इतनी जल्दी देखो कितने सारे जो है ब्रांचेस भी उसकी सेटअप हो गई। और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आगे। तो इस तरह से जो है अब वाइडर स्ट्रगल की तरफ जो है, वाइडर फेज की तरफ जो है स्ट्रगल जो है बढ़ गया, क्योंकि उनको अब कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों का भी सपोर्ट जो है मिल गया था। अब क्या होता है, as the movement spread in 1921 the house of तालुकदार्स and merchants were attacked। जो है अब वो है उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो ग्रेन जो होर्डिंग लगाई हुई थी वो लेना शुरू कर दिया, बाजार लूटने शुरू कर दिए। In many places local leaders told that Gandhiji has declared no taxes were to be paid and the land was to be distributed under among the poor, कि गांधी जी ने कहा है कि अब जो है लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुअर्स के जो है पुअर्स के बीच में। द नेम ऑफ महात्मा वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू द सैंक्शन ऑफ ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशन। अब जो भी उनकी एक्शंस एस्पिरेशंस कुछ भी होते थे, महात्मा गांधी के नाम पे सब चल रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि हिली एरियाज के बारे में, कि वहां पर क्या हो रहा था। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब उन्होंने आइडिया को और महात्मा गांधी की जो बात थी इसको बहुत ही अलग तरीके से ले लिया। और वहां पर इन द गोरेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s। और वहां पर एक गुरिल्ला जो है मूवमेंट जो है चल पड़ा। उसमें क्या होता था, क्योंकि वहां पर जो था लोगों में, जैसा कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, उसमें लोगों को जो है फॉरेस्ट के प्रति जाने से रोकना शुरू कर दिया था। जो वहाँ के ट्राइबल पीपल थे, ना हंट कर सकते, ना आप वहां पर अपने पशुओं को चरा सकते हैं, और ना ही फ्यूल वुड कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं, एंटर भी नहीं करने देते थे। तो वो लोग जो है बहुत गुस्से में भरे बैठे थे। तो उन्होंने अब क्या वहां पर शुरू कर दिया, गोरिल्ला मूवमेंट शुरू कर दिया। उसमें क्या हुआ, वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई कि वहां पर अल्लूरी सीतारमन राजू, ये नाम, कि ये जो है इनके पास बहुत पावर्स है। और ये पावर्स कैसी हैं कि ये बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करते हैं, लोगों का जो है दुख हरते हैं, उनको कोई दिक्कत है तो, और इवन इनको बुलेट शॉट भी जो है इनको कुछ नहीं करती, और ये उसमें भी जीत जाते हैं। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God, और उसको भगवान का अवतार मान लिया गया। और वो जो भी बात करता था उसको लोग जो है बिल्कुल अपने सर माथे पर रखते थे, और वो महात्मा गांधी की बहुत ज्यादा प्रेज करता था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको बिल्कुल समझ आ गया था, इंस्पायर था वो इस चीज से। तो उसने लोगों को खादी पहनने के लिए और जो है शराब छोड़ने के लिए लोगों को जो है जागृत करना शुरू कर दिया। बट at the same time, he asserted that Indians could be liberated only by force, not non-violence। और इसी टाइम पर वो क्या कह रहा था कि हम जो है अगर इंडियंस जो है उनको बचना है तो हमें जो है वायलेंस तो करनी पड़ेगी, हिंसा तो जरूरी है, ठीक है।
उससे क्या हुआ, उससे फिर क्या हुआ, द गुडेम रिबल्स, जो वहां के लोग थे, उस हिल्स के जो लोग थे, जो आंदोलन कर रहे थे या विद्रोही जो लोग थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन को अटैक करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स जो थे उनको मारना शुरू कर दिया। एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। ठीक है, उनको अपने स्वराज के लिए उन सब चीजों को मारना शुरू कर दिया। आखिर में राजू को पकड़ लिया गया और 1924 में उनको फांसी दे दी गई। एंड ओवर टाइम ही बिकेम फोक हीरो, और बन गया, जो राजू है वो बन गया वहां का लोकनायक। तो इस तरह से लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है स्वराज की बात को लेना शुरू कर दिया। स्वराज जो है हर किसी के लिए अलग होता था, अलग मतलब होता था। कोई चाहता था सच के रास्ते पर चलकर ले बैठ जाए, आंदोलन करे। कोई चाहते थे मार धाड़ करके ही अलग हो जाया जाए। कोई कहते थे कुछ लॉज पास किए जाए। तो हर किसी के लिए जो है स्वराज अलग था। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कहाँ ट्राइबल पीपल तक हम कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर अप करेंगे स्वराज इन प्लांटेशन से। सो दिस वॉज अबाउट द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कैसे भारत में राष्ट्रवाद की जो है लोगों में आया और कैसे फिर उन्होंने उसके लिए काम करना शुरू किया। सो दिस वॉज अबाउट द पार्ट 1। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, लाइक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।